जिस क्षेत्र से हम लोग बिलोंग करते हैं, जिस क्षेत्र के बच्चे हमारे पास हैं ऑफलाइन में, उन बच्चों को जब ऑनलाइन में कन्वर्ट करते तो उनके पास सही से इंटरनेट नहीं है, सही से नेटवर्क नहीं है, तो वो बहुत सारा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत जगह प्रभावित है अपने क्षेत्र में, तो उन बच्चों के लिए कहीं ना कहीं इंटरेक्शन उस तरह का नहीं हो पाता है। चंडीगढ़ का मशहूर हंगर हैकर्स खुल गया आपके शहर दरभंगा में, जहां आप फास्ट फूड के डिफरेंट वैरायटीज का स्वाद चख सकते हैं। बर्गर, पिज्जा, सैंडविच, पास्ता आदि मिलता है सबसे सस्ता, सबसे लजीज। अगर चाहते हैं स्वादों से भरपूर तो घूमने आइए हंगर हैकर्स जरूर। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द लाइव इंडिया और मैं हूं मोहम्मद मुर्तज़ा। ये जो हमारा सफ़र है शिक्षा संवाद सफ़र के इस नाम से पिछली बार भी, पिछले वर्ष भी और इस वर्ष भी ये सफ़र हमारा जारी है। शिक्षा संवाद में हम मेनली मुख्य फोकस करते हैं, एक्सपर्ट की राय जानते हैं और स्टूडेंट को क्या क्या प्रॉब्लम, क्या क्या सिचुएशन और क्या क्या साइकोलॉजिकल प्रेशर काउंटर करना पड़ता है। और नया साल की शुरुआत हो चुकी है। हम ये नहीं कहेंगे कि ये नए साल 2022 का ये जो सुंदर सवेरा है ये कितना दुखदाई है या कितना सुखमय है। कोरोना और उसका सब टाइटल ओमिक्रॉन नाम से हमेशा की तरह 2 सालों की तरह इस बार भी दस्तक दे चुका है। बहरहाल सरकार के गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए। सरकार की जो दिशा निर्देश है उसको आप फॉलो करके ही आप ज़िंदा रह सकते हैं और आप अपनों के बीच में हंसते मुस्कुराते रह सकते हैं। हम शिक्षा संवाद के सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। इस कड़ी में हम आज आ पहुँचे हैं दरभंगा शहर के एज मैथमेटिक्स नाम से ये कोचिंग इंस्टीट्यूट चलता है और इनके मेंटोर हमारे साथ बैठे हुए हैं आर.के. झा सर, जो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं और मैथमेटिक्स के एक्सपर्ट हैं। और ये इनका जो सफ़र है एक दशक को पूरा कर चुका है। तो एक दशक के इस सफ़र में जो ऊंच नीच है, जो तरह तरह के चेहरे, जो तरह तरह के सिचुएशन, कुछ खट्टी मीठी यादें हैं इनके पास, इनके दिमाग में, इनके जहन में, हम थोड़ा सा गोता लगाने की कोशिश करते हैं। आइए, नए साल की बहुत बहुत मुबारक और शिक्षा संवाद में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, साथ ही लाइव इंडिया, द लाइव इंडिया के सारे दर्शकों को भी नए वर्ष के लिए शुभकामनाएं मेरी तरफ से। नए साल की दस्तक के साथ कोरोना काल भी दस्तक दे दिया है और अब तो हमें और आपको जूझने की और काउंटर करने की आदत सी हो गई है, यूज़ टू हो गए हैं, क्योंकि हम इंसान ही एक इनबिल्ट सॉफ्टवेयर नेचर के द्वारा डाल दिया गया है कि हम पानी की तरह किसी भी फ्रेम में, किसी भी आकार प्रकार में समा जाते हैं। तो ये जो 2022 में कोविड की दस्तक हो चुकी है और एग्ज़ाम फीवर भी ऑन हो चुका है सर, तो इसमें पठन पाठन का कार्य जो है, एजुकेशनल जो सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर, ये किस तरह से प्रभावित हुआ है और कितना प्रभावित हुआ है? कहीं ना कहीं कोविड को लेकर के जब से एजुकेशन में एक ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला। जैसे हम लोग अभी बच्चे 2 प्लेटफॉर्म पे स्टडी करते हैं। जब सारा कुछ सिचुएशन नॉर्मल हो जाता है तो ऑफलाइन क्लासेस चलती है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। लेकिन मैंने जो दोनों में एक जो ऑफलाइन ऑनलाइन वाले सिचुएशन में मैंने देखा कि बच्चों के अंदर में एक जो सबसे बड़ा डिमेरिट है ना, वो पढ़ के भी 100% कॉन्फिडेंट नहीं हो पाता है। वो पढ़ने के बाद भी कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा वहाँ पे गिरा हुआ रहता है। ऑफलाइन में जब हमारा बच्चों के साथ सामने इंटरेक्शन होता है तो वहाँ पे उसके कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्टअप करना भी टीचर का काम होता है। मैं मानता हूँ कि अगर आप टीचिंग का ये मतलब नहीं कि आपने सिलेबस को सिर्फ पढ़ा दिया और छोड़ दिया कि आप ये सिलेबस पढ़ लो। बच्चों के अंदर के जज्बात को भी जगाना पड़ता है, उसके कॉन्फिडेंस लेवल को भी बढ़ाना पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा लैकनेस रहता है ऑनलाइन सिस्टम में। और बच्चों को इसी के साथ एडजस्ट भी करना है, क्योंकि टाइम उस तरह का है कि आपको सुरक्षित भी रहना है, आपको पढ़ना भी है। क्योंकि टाइम जैसे जैसे पास हो रही है, आपका जो लक्ष्य है, आपने जो सोच लिया है, उसके अंदर वो प्रभावित नहीं होनी चाहिए। प्लेटफॉर्म चाहे जो भी हो, उसमें कहीं पर कोई कमी नहीं आनी चाहिए। तो बच्चों को थोड़ा सा टेक्निकल होना पड़ा है इस बीच में। ये जो आज डिजिटल प्लेटफॉर्म है, डिजिटल भारत है, डिजिटल इंडिया है और पूरी दुनिया इसको अपना रही है, तो इस टेक्निकल बहाव में, इस टेक्निकल फ्लो में हम या हमारी सोसाइटी कहाँ पाते हैं आप?
क्योंकि आप टीचर हैं तो इसी सोसाइटी की उपज हैं और जो आपके स्टूडेंट हैं वो भी इसी सोसाइटी की उपज हैं। जनरली अगर मैं बात करूँ अपने क्षेत्र की अगर बात करूँ तो कहीं ना कहीं डिजिटल प्लेटफॉर्म अपने क्षेत्र के लिए आज भी उपयुक्त नहीं है। पूरी दुनिया अपना रही है, साइंस का बहुत बड़ा गिफ्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप अगर जिस क्षेत्र से हम लोग बिलोंग कर रहे हैं, जहाँ के बच्चे हमारे पास आते हैं, उन क्षेत्र के बच्चों के पास जिसके पास सही से मोबाइल नहीं है, आप कैसे बताएंगे कि डिजिटल इंडिया कहाँ से लाए? वो नहीं जान पा रहा, उसके पास मोबाइल नहीं है, उन बच्चों के पास है, फिर आप ऑनलाइन एजुकेशन उसके पास ऑप्शन नहीं रहता है। तो एक तो समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पे। तो जो स्टूडेंट हैं आपके 11th के हों या 12th के हों या बोर्ड के हों, जो जेई की भी तैयारी करते होंगे और नीट की भी तैयारी करते होंगे, तो उनको मैथमेटिकल जो फार्मूला है, जो मैथमेटिकल इक्वेशन है, जो समीकरण है और जो टेक्निकलिटीज़ है, उसको आप कैसे काउंटर करते हैं, कैसे आप एक्सप्लेन कर पाते हैं वर्चुअल मोड में? वर्चुअल मोड में थोड़ा सा समस्या तो होता है, लेकिन प्रयास करते कि मैक्सिमम चीज़ें, जैसे अभी कुछ दिन पहले तक ऑफलाइन चल रहा था, तो ऑफलाइन में जो सबसे बड़ा पॉजिटिव चीज़ें हैं कि अगर बड़ा से बड़ा क्वेश्चन अगर बच्चा मेरे सामने बैठा होता है तो उसके अंदर की एनर्जी को ले आते हैं उस लाइन ट्रैक पे। लेकिन ऑफलाइन में जहाँ पे हमारा इंटरेक्शन उस तरीके का नहीं होता है, आई कांटेक्ट नहीं होता है, तो बड़े बड़े क्वेश्चन को समझाने के लिए काफ़ी मेहनत करने के बाद खुद भी थोड़ा सेटिस्फेक्शन नहीं लगता है कि बच्चा समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है। ये एक समस्या है। जब क्लासेस ऑफलाइन चलती है तो क्वेश्चन का लेवल चाहे जितना भी बड़ा हो, बच्चा अगर क्लासरूम में बैठ गया तो ये हमारा दायित्व होता है कि उसके दिमाग में उस कॉन्सेप्ट को डाल दिया जाए, वो सारा इक्वेशन, सारा मैथमेटिकल टर्म वो समझेगा, और ये इसका इम्पैक्ट रिजल्ट दिखता भी है। जैसे मैं आपको कोविड से जस्ट पहले, जब पिछले कोविड में ऑनलाइन सारा कुछ चल रहा था, तो मैंने ऑनलाइन सारे बच्चों को पढ़ाया, जो बच्चे जुड़ पाए, जिनके पास वो सेटअप था, मोबाइल था। जब दोबारा मैं ऑफलाइन खुला, जब सरकार का आदेश आया, तो बच्चों से मैंने बात किया कि जो टॉपिक मैं डिस्कस कर चुका हूँ ऑनलाइन में, क्या मैं वहाँ से स्टार्ट करूँ उसके आगे से? तो 99% बच्चों का आंसर था कि सर दोबारा से वापस से, ये एक बड़ा चैप्टर था, मैथमेटिक्स में एक फंक्शन, एक टॉपिक है, आप उसको दोबारा सर हम ऑफलाइन पढ़ेंगे तभी जाके हम समझ पाएंगे। ऑनलाइन में सर उस तरह का कॉन्फिडेंस नहीं आ पाया। तो ये तो मैं सामने देख रहा हूँ, बच्चे का रिजल्ट देख रहा हूँ, बच्चे का व्यूज़ देख रहा हूँ। तो ये किस तरह की साइकोलॉजी है कि अगर एक प्रॉब्लम को, अगर फंक्शन को अगर पढ़ना चाहे तो आप ऑफलाइन मोड से पढ़िए और बाकी चीज़ें आप ऑनलाइन में कैपेबल हैं, आप सक्षम हैं कि समझा सकते हैं? नहीं, एक्चुअल में चैप्टर का भी एक लेवल होता है। मैथमेटिक्स के अंदर ही बहुत सारा चैप्टर है, तो कोई चैप्टर ऐसा है जो थोड़ा सा इजी मोड में रहता है तो आप उसको आप इजीली देख सकते हैं। लेकिन कुछ बड़े चैप्टर्स हैं जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, उलझा हुआ चीज़ है, जिसे सुलझाना है, वहाँ पे बच्चों का और टीचर का 100% पावर चाहिए। उस चीज़ों में वहाँ पे इंटरेक्शन, थोड़ा सा ऑनलाइन में प्रॉब्लम तो होती ही है। अब जैसे मैंने फंक्शन का डिस्कशन इसलिए किया, मेरा मानना है कि एक उलझा हुआ टॉपिक है और कई चैप्टर्स के लैंग्वेज को बताता है, वो बेस है हमारा। तो जब तक वो हम नहीं जानेंगे तो हम लोग 12वीं के मैथमेटिक्स की भाषा को नहीं समझ पाएंगे, उसके लैंग्वेज को नहीं समझ पाएंगे। तो उस चैप्टर में टीचर का भी 100% पावर चाहिए, बच्चों का भी 100% पावर चाहिए। और ऑनलाइन में कहीं ना कहीं बच्चे भी, आप समझ सकते हैं, जब क्लासरूम में बैठ के हमें कई बच्चों को मोटिवेट करना होता है। मैं देख रहा हूँ कि बच्चा जो है वो टीचर के सामने बैठा हुआ है, फिर भी वो पढ़ने में उसका मन नहीं लग रहा है, तो मन लगवाना भी हमारा काम होता है। वैसे बच्चों को अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ले आएंगे तो वो चाहते ही हैं कि इंटरेक्शन कम हो तो रिलैक्स हो जाएंगे, आउटपुट उस तरह का नहीं दे पाएंगे। ये सब समस्या है। बातों को आपने बड़ी मज़ेदार मोड़ की तरफ आपने दिशा दे दिया है सर। एक मूवी थी अमिताभ बच्चन की और जय प्रदा की, एक गाना था मुझको 9 लखा मंगवा दे रे। उसमें एक चित्र ये दर्शाया गया था कि एक ही ऑडियंस है और एक ही कलाकार है। तो जो डिजिटल प्लेटफॉर्म से आज टीचर पढ़ा रहे होंगे, उनके सामने कोई ऑडियंस नहीं है, कोई स्टूडेंट नहीं है, कोई आई कांटेक्ट नहीं है, कोई फिज़िकल प्रेजेंस नहीं है, और उसको सोलो एक्टिंग करना है और उनके सामने उनको यही इमेज करना है कि हमारे सामने हज़ारों चेहरे बैठे हुए हैं, कुछ मुस्कुराते हुए, कुछ फुल एनर्जी के साथ और कुछ हाफ एनर्जी के साथ। तो मेरा ये सवाल है आपसे कि आपने एक और टर्म आपने यूज़ किया है कि मैथमेटिक्स में बहुत सारे चैप्टर हैं जो लैंग्वेज को डिस्क्राइब करता है। मैं गलत हो सकता हूँ क्योंकि मैं आर्ट्स का, इंग्लिश लिटरेचर का स्टूडेंट हूँ, कि मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ फिज़िक्स। तो आप जो मैथमेटिक्स में जो या किसी भी साइंस के सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहे होते स्टूडेंट के पास, तो आपके जज्बात, आपका फ़िज़िकल जो प्रेजेंस है ऑनलाइन में और ऑफलाइन में,
किस तरह से री एनर्जी आप दोबारा आप अपने आप को भी री एनर्जेटिक महसूस करते हैं, और आप ही के शोल्डर पे ये भी जिम्मेदारी है कि आपके सामने जो चेहरे बैठे हुए हैं उनको भी, उनकी भी एनर्जी लेवल को आपको बरकरार रखना, मेंटेन रखना है। ये तो है ही। अब जैसे ऑनलाइन में अगर मैं बात करूँ, दोनों प्लेटफॉर्म पे हम पढ़ा रहे हैं। जब आदेश था तो ऑफलाइन भी चल रहा था, ऑनलाइन भी चल रहा था। तो ऑनलाइन में खुद के अंदर में एनर्जी स्टोर करना पड़ता है कि मुझे पढ़ाना है, नहीं ऐसे नहीं होगा, और एनर्जी में पढ़ाना है। और जब बच्चे सामने हो ऑफलाइन में, तब तो खुद ब खुद एनर्जी आ जाती है ना। वो गैलीलियो का जो रूल्स है कि एनर्जी ट्रांसफ़र होता है, जब उसके चेहरे को मैं देखता हूँ, उसके ड्रीम्स को जब मैं सुनता हूँ, तो एनर्जी खुद ब खुद आ जाती है और बहुत मज़ा आता है ऑफलाइन पढ़ाने में। ऑनलाइन में ये थोड़ा सा समस्या तो है, बट तो क्या सुझाव है आपका? सुझाव ये है कि आप कितना भी आप साइंस आगे चली जाएगी, ऑनलाइन एजुकेशन बहुत ऊपर तक चला भी गया है, बट ऑफलाइन का आज भी कोई काट नहीं है। ऑनलाइन उसके सामने में अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो बहुत लार्ज डिफरेंस है। और अगर सारा कुछ सिचुएशन नॉर्मल हो गया तो पढ़ने वाले बच्चे को भी आप जब आप क्वेश्चन करेंगे तो ऑलरेडी ऑफलाइन क्लास को प्रेफर करेगा कि हमें ऑफलाइन करना है, क्योंकि ऑनलाइन में उसे ये लगता है कि कहीं हमें कुछ छूट तो नहीं गया। ऑफलाइन में शायद कुछ ऐसा मिल जाता है अगर सर के सामने होते तो। ऑनलाइन में है तो वर्चुअल है सारा कुछ, उसको लगता है कुछ सर छोड़ तो नहीं रहे हैं, शायद मेरे अंदर कोई कमी तो नहीं है, हमारा लेवल उस तरह का तो डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये सब समस्या है। काउंटर लेवल जो स्टूडेंट का होता है, इंटरेक्शन, क्योंकि बाई डायरेक्शनल होना चाहिए, कुछ आप बोलिए कुछ हम बोलें, इस तरह की अगर वार्तालाप होती है तो कुछ ज़्यादा मज़ेदार होता है। तो काउंटर कितना होता है बच्चों का वर्चुअल मोड में? होता है, बट उस तरह से नहीं। आप क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने पहले भी बात किया, जिस क्षेत्र से हम लोग बिलोंग करते हैं, जिस क्षेत्र के बच्चे हमारे पास हैं ऑफलाइन में, उन बच्चों को जब ऑनलाइन में कन्वर्ट करते तो उनके पास सही से इंटरनेट नहीं है, सही से नेटवर्क नहीं है, तो बहुत सारा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत जगह प्रभावित है अपने क्षेत्र में, तो उन बच्चों के लिए कहीं ना कहीं इंटरेक्शन उस तरह का नहीं हो पाता है। तो ऐसे बच्चों के लिए आप क्या मशवरा है, क्या सजेशन है आपका? बस जो दूर दराज के हैं, जो गांव के हैं, जो सुदूर गांव के हैं, जहां बिजली की भी व्यवस्था अभी पूर्ण रूप में नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है, अभी कंप्लीट नहीं है। एग्जैक्टली ये सब समस्याएं तो है, बहुत बड़ी समस्या है। मेरा सजेशन यही रहेगा उन बच्चों के लिए कि सरकार का आदेश है और हमें सुरक्षित भी रहना बहुत ज़रूरी है। तो आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा ही सही, ऑफलाइन की तरह नहीं, लेकिन ऑनलाइन से आप अपने रिदम को बरकरार रख सकते हैं। किसी भी माध्यम से, अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं या किसी टीचर के और किसी प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा ही सही, मतलब उस लेवल का अगर आप बेहतर नहीं कर सकते किसी टॉपिक को, तो कम से कम एटलीस्ट उसका 70-80% कर सकते हैं। बट पढ़ाई डिस्टर्ब एकदम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि समय सारा कुछ हम लोग जीत जाएंगे, कोरोना से भी जीत जाएंगे, सारा समय अच्छा हो जाएगा, लेकिन बच्चों का जो ये टाइम है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपको मैनेजमेंट उस तरह का मतलब करना है कि मतलब आपका प्लान इस तरह का होना चाहिए कि ऑनलाइन एजुकेशन से थोड़ा ही से, लेकिन रेगुलर हमें पढ़ते रहना चाहिए। अभी साल का शुरुआत ही है, जनवरी महीना है, फरवरी में एग्ज़ाम होना है, इंटरमीडिएट और बोर्ड एग्जामिनेशन के। इंट्रेंस या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की नॉलेज नहीं है मुझे। तो काउंटडाउन शुरू हो चुका है, उल्टी गिनती शुरू हो चुका है। बहुत सारे बच्चों की तैयारी और बीच सफ़र में ही थे कि कोरोना काल आ चुका है, घोषित हो गया, सरकार के दिशा निर्देश जारी हो गए हैं। तो ऐसे में जो बच्चे अब बचे हैं वो कैसे तैयारी करें और सफ़र कहाँ से शुरू करें और कहाँ ख़त्म करें? एग्जैक्टली अभी जैसे लास्ट टाइम था और अंतिम समय में बच्चों को सेल्फ रिवीजन करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बीच में जो सारा कुछ सिचुएशन नॉर्मल था तो बच्चों ने पढ़ाई किया है ऑफलाइन या जिस किसी भी मोड से, तब लास्ट टाइम आप खुद से रिवाइज़ करो। और मैं बार बार बोलता हूँ कि आप जिस टॉपिक पे आपका बहुत बेहतर कंट्रोल है उसको और मजबूत किया जाना चाहिए। खास के जब मैं बिहार बोर्ड के बच्चों का बात करूँ, उसका जो सिलेबस है, उसका जो पैटर्न है वो बहुत काफ़ी ईजीएस्ट मोड में है। मतलब आपको एक क्वेश्चन के लिए 2-2 ऑप्शन मिलते हैं, तो कुछ टॉपिक को भी बेहतर कंट्रोल करके अच्छा से स्कोर किया जा सकता है लास्ट टाइम में। तो एटलीस्ट अब रिवीजन मोड में आ जाना चाहिए। एनसीईआरटी के बुक को स्टडी करते रहना चाहिए, जो भी आपका सेल्फ नोट बना है वो उसका रिवीजन करते रहना चाहिए। उस पर अब कंट्रोल हर चैप्टर वाइज और कंटिन्यूस 5-6 घंटा का सेल्फ स्टडी अब ज़रूरी है अच्छे स्कोर करने। और जो 12th के स्टूडेंट हैं जिनका एग्ज़ाम होना है इंटरमीडिएट का, हाँ 12वीं के बच्चों की ही मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद फिर 12वीं के बाद फिर जेईई का भी एग्ज़ाम आने वाला है। तो जेईई का लेवल बोर्ड से थोड़ा सा ऊपर होता है, तो उसके लिए वो आपको मल्टीपल कॉन्सेप्ट पे काम करना पड़ेगा। तभी बोर्ड, अगर मैं बिहार बोर्ड के बच्चों की बात करूँ तो बोर्ड पर भी फोकस करनी चाहिए। आफ्टर बोर्ड
अब आप उसी रास्ते को थोड़ा सा आगे ट्रैवल कर लेना है। ऐसे स्टूडेंट के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम में भी अपीयर हो रहे हैं और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जेई है या नीट है उसके भी एग्ज़ाम में वो अपीयर होंगे, तो वो कैसे तैयारी करें कि एक तीर और दो निशाना हो जाए? एग्जैक्टली अगर आप बात करें ना तो बोर्ड लेवल की बात अगर मैं करूँ, ये रास्ता अगर बोर्ड का है तो कंपटीशन बस थोड़ा सा ऊपर उठता है, रास्ता सेम होता है, पाथ आपको सेम ट्रैवल करना है। तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक को बना करके आप अपने आप को माप सकते हैं कि हम किस लेवल पर स्टैंड कर रहे हैं। जब आपने 12वीं के लिए एग्जामिनेशन के लिए या 12वीं का आपने पूरा सिलेबस पढ़ लिया है, तो जब आप कंपटीशन के बुक को जब देखेंगे तो आपको क्वेश्चन का स्तर वहाँ पे दिखता है कि अच्छा इसमें थोड़ा सा गैप छूट रहा है, इसमें डबल कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो हम लास्ट टाइम में क्वेश्चन बैंक बना के अपने आप को तैयार करते हैं, क्वेश्चन के स्तर को समझते हैं, अच्छा इस लेवल का क्वेश्चन है तो उस तरह की हम लोग तैयारी को मेंटेन करते हैं। मैथमेटिक्स में ऐसे क्या उलझन है जिसमें 90% छात्र छात्राएं उलझ के रह जाती हैं और वो अपना समय गंवा देती हैं, अगले चैप्टर की ओर नहीं जा पाती हैं? मेन मैथमेटिक्स बहुत कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स इज द मदर ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स। आप मैथमेटिक्स आपके लाइफ में है, उसको अपनाना पड़ता है हमें। अगर मैं डेली लाइफ का भी बात करूँ तो कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स जुड़ा हुआ है, हर सब्जेक्ट का अपना अपना महत्व है। जैसे अगर मैं दुकान जा रहा हूँ, मैं चीनी खरीद के ला रहा हूँ, मैं चावल खरीद के ला रहा हूँ, वहाँ भी मैं मैथमेटिक्स की ही कैलकुलेशन करता हूँ। तो मैथमेटिक्स बहुत कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। आप अगर उसके कॉन्सेप्ट को सही से जान जाएंगे तो उलझने की बात ही नहीं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जब बच्चों को बहुत मज़ा आना शुरू होता है, और मैं बच्चों को बार बार इसलिए बोलता हूँ कि आप बार बार जब किसी क्वेश्चन को एक बार आप अटेम्प्ट करें, आपने गलत किया, दोबारा से उसको प्रयास करिए, फिर आपने गलत किया, तीसरी बार आप प्रयास करिए। हो सकता है तीसरे या चौथे प्रयास में जब एक बार आपने उस क्वेश्चन को ब्रेक कर दिया तो उस स्तर का दूसरा क्वेश्चन अगली बार एकदम नहीं रुकने वाला है। मैथमेटिक्स का यही मतलब ही है, वो काफ़ी कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है और इंटरेस्टिंग भी है। तो वैसे स्टूडेंट जो एवरेज हैं, जो औसत हैं, जो हमारे चैनल के माध्यम से आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मेमोराइज़ करने में और कॉन्सेप्चुअलाइज करने में क्या फ़र्क है? एग्जैक्टली मेमोरी बेस्ड कॉन्सेप्ट भी होता है और जो आप अंडरस्टैंड करते हो वो भी एक कॉन्सेप्ट होता है। जब आप किसी चीज़ को कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कर जाते हैं तो फिर आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। मेमोराइज करके मैथमेटिक्स को आप बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर सकते। कुछ प्राथमिकता किसको देनी चाहिए था? कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग का। आप अगर आप मैथमेटिक्स को समझने लगेंगे, उसके भाव को समझने लगेंगे ना, तो फिर बहुत आसान लगता है। आप याद करके मैथमेटिक्स तो इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ न्यूमेरिकल्स है उसके अंदर, बस एक डिजिट चेंज करो क्वेश्चन का लेवल बदल जाएगा। तो आप मेमोराइज करके उन चीज़ों को नहीं रख सकते। कुछ बातें हैं जो मेमोरी में रहनी चाहिए, बट मैक्सिमम चीज़ें कॉन्सेप्ट है जिसे हमें अंडरस्टैंड करना होता है और तब हम मैथ्स को अच्छा कर सकते हैं। तो सर का ये दिशा निर्देश है, मशवरा है कि अगर आप मेमोराइज़ करते हैं तो मैथमेटिक्स को आप समझते हैं, लेकिन अगर कॉन्सेप्चुअलाइज करते हैं तो मैथमेटिक्स आपको समझना शुरू कर देता है। इसीलिए अब हम अगले कड़ी में और अगले सफ़र की ओर मुड़ते हैं, सर को ले चलते हैं उसी गलियारे में, क्योंकि उल्टी गिनती शुरू हो चुका है, कोरोना काल भी शुरू हो चुका है। तो बच्चों के दिमाग में, स्टूडेंट के दिमाग में तरह तरह के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर आ रहा है कि अब क्या होगा, एग्ज़ाम टाइमली होंगे नहीं होंगे, क्या मोड ऑफ ऑपरेशन होगा, क्या क्वेश्चनायर होगा, और अब हमारे पास समय बचा है उसमें हम रिवाइज करें या अपने नए चैप्टर की ओर मुँह मोड़ें? नहीं, रिवाइज करना चाहिए। अब नए चैप्टर अगर एग्जामिनेशन जो प्रस्तावित है, जो डेट दिया गया है सरकार के द्वारा, बिहार बोर्ड के द्वारा, अगर उसके अकॉर्डिंग अगर एग्ज़ाम हो रहा है तो आप लास्ट टाइम में अब नया कुछ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपने पढ़ चुका है उसको आप रिवाइज करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को देखना चाहिए, और बाकी क्या होगा, एग्जामिनेशन होगा कि नहीं, कोविड कैसा होगा, तो ये इन सब चीज़ों को नहीं सोचना है। हमें पॉजिटिव सोचना है, बी पॉजिटिव, क्योंकि सारा समय से हम लोग लड़ के जीत लेंगे, सारे जंग को हम लोग जीत लेंगे। और कहीं ना कहीं आपका जो ये टाइम है वो बहुत प्रीशियस है, ये टाइम एकदम नहीं गंवाना है। आपको पॉजिटिव होकर के हमेशा पढ़ाई करते रहना है। रिवीजन में बच्चे किस चीज़ को प्राथमिकता दें सर? जो मल्टी चॉइस क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, उनकी ओर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, या जो सब्जेक्टिव है या जिसमें एक्सप्लेनेशन है? सब्जेक्टिव ही तो मदर है ऑब्जेक्टिव का। अब जब बड़े क्वेश्चन को तोड़ते तो छोटे क्वेश्चन पर आपका छोटा जो स्मॉल क्वेश्चन जिसको आप MCQ बोलते हैं, उस पर हमारा अप्रोच बढ़ जाता है। तो सब्जेक्टिव ज़रूर अप्रोच करना चाहिए, ऑब्जेक्टिव भी सही हो जाएगा। क्योंकि सरकार का पैटर्न, मोड ऑफ क्वेश्चंस भी बदलता जा रहा है। आप लोग इस क्षेत्र में हैं तो हर रोज़ हर घंटे आपको ये सिचुएशन काउंटर करने को मिलता होगा कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी आने लगे हैं बिहार बोर्ड में और इंटरमीडिएट में भी।
वो स्कोरिंग काफ़ी होता है। अगर आप कॉन्सेप्ट को सही से पढ़ जाएंगे, जो आपका नोट्स बनाया हुआ हर चैप्टर का, तो ऑब्जेक्टिव वहीं से आना है। और ऑब्जेक्टिव इसलिए प्रीशियस हो जाता है बच्चों के लिए कि वो कंप्लीट स्कोर करता है बच्चा, वहाँ पे कोई स्कोर कटने वाली बात नहीं। सब्जेक्टिव में आपको अरेंज करना पड़ता है क्वेश्चन को, स्टेप को लिखना पड़ता है। ऑब्जेक्टिव में आप ऑप्शन तक बहुत आसानी से पहुँच जाते हैं सॉल्यूशन के बाद, तो इसलिए बच्चों को लगता है कि ये स्कोरिंग है। ऑब्वियस सी बात है। और कहीं ना कहीं 50% सब्जेक्टिव है, 50% ऑब्जेक्टिव करना है 100 नंबर में, तो ऑब्जेक्टिव भी बहुत मायने रखता है। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट पढ़ना ज़रूरी है। सारे फार्मूला का जो चार्ट्स है 12वीं का, वो एक साथ कलेक्ट हो जाना चाहिए, शॉर्ट नोट्स, उसको रिवाइज करते रहिए, आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि शुरुआत में ही बातचीत के आपने यहाँ की परिवेश और यहाँ की समाज और यहाँ के नेटवर्क इशू और यहाँ की जो हमारा लाइफ स्टाइल है, लिविंग स्टैंडर्ड है, उसका जिक्र किया था आपने। तो इस सिचुएशन में जो बच्चे हैं वो वर्चुअल मोड में ज़्यादा प्राथमिकता दें पढ़ाई को, या थॉरो स्टडी और बुक फॉर्म को ज़्यादा प्राथमिकता दें? नहीं, बुक ज़रूरी है। और हालांकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सब कुछ है, लेकिन आज भी बुक से जुड़े रहना, उसको प्राथमिकता बच्चों को देना ज़रूरी है। बुक से जुड़े रहना चाहिए। किताब ही आपको ओरिजिनल और असली बेहतर नॉलेज दे सकता है। क्योंकि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पढ़ना या गूगल का हेल्प लेना, वहाँ पे आपको फिर पेशेंस रख के उन चीज़ों को देखना पड़ेगा। हालांकि वो भी हेल्पफुल है, हर कुछ है उसके अंदर, लेकिन बुक से जुड़े रहने के बाद हमारा जो ब्रेन है ना, वो कॉन्सेंट्रेशन में ज़्यादा आता है। आप जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जब आप यूज़ करने लगते हैं, कुछ ऐसी भी चीज़ें यूज़ करते हैं जो आपके यूज़ का नहीं है, तो इसलिए बुक को प्राथमिकता देनी चाहिए। हमारे चैनल के माध्यम से जो एग्ज़ामिनेशन में इस बार बैठ रहे हैं, जो स्टूडेंट हैं आपके, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे शिक्षा संवाद के प्लेटफॉर्म से? आप बस अपने आप को बेस्ट समझो। आप अपने आप को कभी इन्फीरियर फील मत करवाओ कि मेरी तैयारी बहुत कमज़ोर है, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। यू आर द बेस्ट। आपने जितना पढ़ाई किया है उसी के अकॉर्डिंग आप बुक्स का रिवीजन करिए। जो चैप्टर पे आपका अच्छा कंट्रोल है उसको दोबारा से रिवाइज़ करिए। जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक है पिछले 5 साल का, उसको देखते रहिए, आप बहुत बेहतर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।